एवरीवन। तो इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था मैनिया की इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन और इटियोलॉजी के बारे में। अब हम जानेंगे कि मैनिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मैनिया। तो सबसे पहला है एलिवेशन, एक्सप्रेसिव या आर इरिटेबल मूड। मतलब जो मैनिया का पेशेंट होगा उसका मूड कैसा होगा, या तो एलिवेशन होगा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, या एक्सप्रेसिव होगा, या इरिटेटिंग मूड होगा उसका। तो उसका मूड एलिवेशन होगा, एक्सप्रेसिव होगा या इरिटेबल होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? मैनिक एपिसोड जो आते हैं उसकी सेवरिटी पे डिपेंड करता है। इन मैनिक एपिसोड के 4 स्टेजेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट को हम यूफोरिया भी कहते हैं। तो यूफोरिया में क्या होता है? इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। जो पेशेंट होगा हमारा वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, एक्साइटेड होगा। ये स्टेज फर्स्ट। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो यूफोरिया के स्टेज में आता है। स्टेज 2 जिसको हम बोलते हैं इलेशन। इलेशन में क्या होता है? मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। मतलब जो पेशेंट होगा उसका जो मूड होगा वो एक्साइटेड तो होगा पर मॉडरेट लेवल, मीडियम होगा, और जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी होंगी वो ज़्यादा होगी। जैसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेगा तो वो रेस्टलेसनेस होगा, थकान उसको ज़्यादा लगेगी। तो ये उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी जितनी भी है, जो उसकी थिंकिंग, सोचने की शक्ति है, कुछ चीज़ें करने की थिंकिंग है कि ये सोचना फिर ये करना या फिर कुछ भी चीज़ है, वो सारी साइकोमोटर एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएंगी। तीसरी स्टेज को हम बोलते हैं एक्सल्टेशन। तो एक्सल्टेशन में क्या होता है? इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर। इसमें जो पेशेंट का मूड होगा ना, मतलब पेशेंट अब हैप्पी रहेगा पर थोड़ा हाई लेवल करेगा, अत्यधिक खुश रहेगा। और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर मतलब जो पेशेंट होगा अपने आप को महान समझेगा कि नहीं मैं बहुत महान हूँ। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर का मीन्स होता है वो अपने आप को महान समझेगा। स्टेज 4 जिसे हम इकाटेसी भी कहते हैं, इकास्टेसी, जिसमें सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। मतलब पेशेंट का जो मूड होगा, पेशेंट जो एक्साइटमेंट होगी पेशेंट को, वो हाई लेवल पे होगी, एक्सट्रीम लेवल पे होगी। तो पहली स्टेज यूफोरिया थी जिसमें पेशेंट हैप्पी था और उसकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग थी वो बढ़ी हुई थी। दूसरा स्टेज था इलेशन, जिसमें पेशेंट का जो मूड था, जो एक्साइटमेंट थी, वो मीडियम लेवल पे थी और उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई थी। स्टेज 3 जिसे एक्सल्टेशन कहा, उसमें पेशेंट का मूड इंटेंस था और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर मतलब वो अपने आप को महान समझ रहा था कि वो बहुत महान इंसान है। स्टेज 4 में इकास्टेसी में क्या होता है? उसका जो एक्साइटमेंट होती है वो हाई लेवल की होती है। नंबर 2 हम देखेंगे स्पीच एंड थॉट। मतलब मैनिया के पेशेंट में हमें उसके स्पीच और थॉट में क्या देखने को मिलेगा। तो पहला है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, थॉट रेसिंग इन माइंड, रैपिड शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मीन्स होगा है जो पेशेंट होगा ना उसके दिमाग में आइडिया की रेस, मतलब विचारों की ना भाग दौड़ चलती रहेगी। कभी एक विचार आएगा तो कभी दूसरा, मतलब अभी सोच रहा है ऐसा करना चाहिए, नहीं मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, फिर दूसरे टाइम पे कुछ और सोचने लगेगा, फिर कुछ और सोचने लगेगा। मतलब वो एक थॉट पे नहीं रहेगा, एक थॉट आएगा उसके तुरंत बाद उसके दूसरे थॉट आने लगेगा। इसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहते हैं। फिर प्रेशर ऑफ स्पीच। स्पीच कैसी रहेगी पेशेंट की? तो स्पीच फोर्सफुल रहेगी, स्ट्रॉन्ग और लाउड, बहुत तेज तेज बोलेगा और लाउडली बोलेगा वो। और क्या देखने को मिलेगा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर, मतलब वही पेशेंट अपने आप को बहुत महान समझेगा कि नहीं मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, ऐसा वैसा। तीसरा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि जो दूसरा पर्सन वो उसको हार्म कर सकता है या दूसरे पर्सन से उसको खतरा है। फिर आर्गुमेंटेशन मीन्स बहस करने लगेगा लोगों से। अगर उसको लगे उसने ऐसा बोला है और दूसरे वाला बोल दे नहीं ऐसा नहीं है, तो पेशेंट से बहस करने लगेगा, नहीं ऐसा ही है, दूसरे पर्सन से बहस करने लगेगा पेशेंट। फिर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी इस टॉपिक की बात कर, आप दूसरे टॉपिक से दूसरे टॉपिक में बात करने लगे, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या होता है? सस्पिशियसनेस, उसे संदेह रहता है कि सामने वाला पर्सन ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं, तो वो डाउट में रहता है। फिर फुलिश बिजनेस, अजीब तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगेगा। और पेशेंट में मानिए कि थोड़े बहुत भी सिम्टम है तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा जिसको प्रॉफिट वगैरह हो कुछ नहीं। फिर कलरफुल ड्रेसिंग, गारमेंट्स और ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहनना, ज्वेलरी वगैरह पहनना, ओवर एक्सेसिव मेकअप। अगर मेकअप करना होगा, अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा मेकअप करेगी। एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लगे। साइकोमोटर एक्टिव में उससे डाउट में रहेगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेसिंग करेगा, मेकअप बहुत ज़्यादा करेगा, अल्कोहल वगैरह जो भी ले रहा तो वो ज़्यादा लेने लगेगा। अब इसके अदर फीचर्स में देखें तो इंक्रीज सोशेबिलिटीज़, मतलब जो मैनिया का पेशेंट होगा ना वो
एकदम से अचानक से ही बहुत सोशली एक्टिव हो जाएगा, बहुत लोगों से मिलनसार हो जाएगा। इम्पल्सिव बिहेवियर मीन्स अजीब तरह का बिहेव करेगा। हाइपर सेक्सुअल और प्रोमिस्कस बिहेवियर मीन्स मतलब उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर वो एबनॉर्मल हो जाएगी और मल्टीपल सेक्स करना वगैरह वगैरह। पुअर जजमेंट मतलब उसके जो जज करने की कैपेबिलिटी होती है ना, किसी को जज करने की कैसा है, वो बहुत ही पुअर लेवल की हो जाएगी। हाई रिस्क एक्टिविटी, वो अपने अपने बारे में भी नहीं सोचेगा, ऐसे काम करेगा जिसमें उसको खुद को भी खतरा हो सकता है। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, तो वो बहुत ही कम सोएगा। डिक्रीज फूड इनटेक ड्यू टू ओवर एक्टिव, सेम ऐसे ही अगर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो ओवर एक्टिविटी करेगा तो वो खाना भी कम खाएगा। डिक्रीज अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट, किसी एक चीज़ में अटेंटिव नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में तो थॉट रेसिंग चल रही, अभी एक विचार आया दूसरी तुरंत बाद दूसरा आएगा, तो वो अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन में तो डिक्रीज होगा ही। फिर एब्सेंट इनसाइट, एब्सेंट इनसाइट का मीन्स होता है वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिए अवेयर नहीं रहेगा, क्या चल रहा है उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, या वो खुद अपने आप को उस टाइम पे समझ नहीं पाएगा मेनिया का पेशेंट कि उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर डिसइनहिबिशन, डिसइनहिबिशन मीन्स जो उसके अंदर जो थॉट जो विचार आ रहे हैं उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो चाहेगा कि नहीं अब नहीं है, तो भी उसको पे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब उसके अंदर थॉट्स आते रहेंगे। तो ये अदर फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब डायग्नोसिस क्या होगा मैनिया का, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि यंग मैनिया रेटिंग स्केल होती है, ये स्केल का नाम है, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं मैनिया को। फिर जो ICD-10 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ICD-10 यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। और साइन एंड सिम्टम, ये साइन और सिम्टम देंगे तो पेशेंट का पता लगा सकते हैं कि ये मैनिया का पेशेंट है। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, तो सबसे पहले देखते हैं फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, लिथियम दे सकते हैं जो कि 1600 से 2100 mg पर डे देते हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। कार्बामेजेपाइन दे सकते हैं हम 1600 से 1800 mg पर डे। सोडियम वेलप्रोएट दे सकते हैं 600 से 2600 mg पर डे, सब में 600 ही है। अदर ड्रग जैसे क्लोनाजेपाम हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सारे हम ड्रग मैनिया के पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अलावा ECT कर सकते हैं। ECT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ECT हम कब देते हैं, जब जो पेशेंट है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग के लिए जो हम दे रहे हैं या लिथियम अगर जो भी ड्रग दे रहे हैं उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब हम पेशेंट को ECT देते हैं। ECT डायरेक्टली नहीं देते, उसको ड्रग्स वगैरह देते हैं, थेरेपी देते हैं। उसमें अगर पेशेंट हमारी जो थेरेपी दी जा रही है, जो ड्रग्स दी जा रही है उस पर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब लास्ट ऑप्शन समझ लीजिए ECT होता है। फिर साइको सोशल ट्रीटमेंट में फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी। फैमिली और मैरिटल थेरेपी इसलिए देते हैं कि अगर पेशेंट में कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो वो सॉल्व उसके कारण अगर पेशेंट मैनिया में गया है तो ठीक हो सके, और अगर उसके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू है तो उस पर काउंसलिंग करके हम उसकी जो स्ट्रेस है उसको कम कर देंगे, जिससे जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर वो फोकस कर पाएगा पेशेंट और वो जल्दी रिकवर कर पाएगा। फैमिली थेरेपी का दूसरा मीन्स है कि हम फैमिली को काउंसलिंग करेंगे, उनको बताएंगे तो वो पेशेंट की अच्छे से केयर कर सकें। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है मैनिया का। तो पहले नर्सिंग असेसमेंट आपको पता दो होता है, एक सब्जेक्टिव डाटा एक ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो पेशेंट बताएगा। पेशेंट क्या बोलेगा, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग आप जो है बहुत ज़्यादा खुश है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी बहुत खुश है, कभी ऐसा मूड हो रहा है, कभी इरिटेट हो रहा है। डिस्टर्बेंसेस नहीं, पेशेंट बोलेगा उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, उसको डिल्यूजन्स आ रहे हैं, हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, जो चीज़ है नहीं वो भी वो इमेजिन कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करती वो इमेजिन कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फीलिंग में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में कि डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीच, पेशेंट जो स्पीच कर रहा है बात कर रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। रैपिड स्पीच, पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है। लाउड प्रेशर स्पीच, पेशेंट जब बोल रहा है तो बहुत प्रेशर लगा के बहुत तेज़ बोल रहा है। इजीली डिस्ट्रैक्ट, मतलब बहुत जल्दी पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपनी बात से, और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट, हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, मतलब अजीब तरह की एक्टिविटी कर रहा है बहुत ज़्यादा ही। और वेट चेंज, उसके जो वेट होगा उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये सब असेसमेंट हो गया। तो हम डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो पहला हमारा डायग्नोसिस बनेगा हाई रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। मतलब इंजरी चोट लगने का ज़्यादा रिस्क है, क्यों, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी कर रहा है और अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि इस एक्टिविटी से उसको हार्म हो सकता है। फिर हाई रिस्क ऑफ वायलेंस, सेल्फ डायरेक्टेड और डायरेक्टेड एट अदर्स रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट, डिल्यूजनल थिंकिंग एंड हेलुसिनेशंस।
वो दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है और ख़ुद को भी चोट पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैनिया का पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा है किसी चीज़ के लिए लेकर, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं कि अभी अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं या कुछ भी, उस कारण से। फिर अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिफ्यूजल आर इनएबिलिटी टू सिट स्टिल लॉन्ग एनफ टू ईट। उसके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी वो लेस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पेशेंट हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, तो एक जगह पे एक टाइम बहुत देर तक नहीं बैठेगा, या तो उसका खाने का मन नहीं होगा। जब वो अच्छे से खाना नहीं खाएगा या अच्छे से बैठ के खाना नहीं खाएगा, तो वो उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो लेस हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। फिर सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू अनमेट डिपेंडेंसी नीड्स। उसका जो सेल्फ स्टीम है ना, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, सामने वाले पर्सन से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो आई होप आज हमने देखा कि क्लिनिकल फीचर्स क्या थे मैनिया के, फिर हमने देखा उसके अदर फीचर्स देखे, हमने उसके डायग्नोसिस देखा, ट्रीटमेंट देखा और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मैनिया देखा। तो यहीं से मैनिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।